हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि अनसॉल्व पेपर का हमारा सीरीज चल रहा है मैथमेटिक्स। कौन सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर का जो सीरीज चल रहा है, यहाँ पर आपको पूरे अनसॉल्व पेपर का सलूशन मिलेगा, वो भी एक भी वीडियो को स्किप किए बिना। और आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग देखिए, पहले भी हमारा कई सेशन हो चुका है और आज हम लोग सेट 2 2024 822 HW सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और जिसका खंड आ पहले ही आपके यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। अब हम लोग खंड बा की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ेंगे? खंड बा की तरफ। और उसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है 21 का कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, मैं आपको यही बात बार बार कहना चाहूँगा कि जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, एक जगह है आप टिकेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल मेरे ही चैनल पे आप अनसॉल्व पेपर को पढ़ लें, अन्य चैनल पर भी इसको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा चुका है। आप वहाँ से देख लें, कहीं से भी देख लें, बस किसी भी तरह से आपका काम होना चाहिए। आपको बेहतर तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ले जा सकें। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि 5 मिनट यहाँ देख लिए, 2 मिनट वहाँ देख लिए, 4 मिनट वहाँ देख लिए। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपका एक भी पार्ट छूटे ना। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है 21 का कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। √2, √3, √7, √5, √11, √13, मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर्स को प्रूव करना होता है कि वह अपरिमेय है या परिमेय है। क्लियर हो रहा है? तो अभी तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसी पे बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप डायरेक्ट उसका उल्टा मान लीजिए कि माना √2 एक अपरिमेय नहीं, अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका उल्टा मानिए कि एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या होगा, √2, अगर √2 को आपने परिमेय मान लिया तो जाहिर सी बात है कि इसे आप P/Q फॉर्म में लिख भी पाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या को आप P/Q फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे उसमें जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आए वो कितना आए? 1 आए। मतलब P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी आप उसे क्या कहोगे कि वो सह अभाज्य संख्या हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? फिर आगे देखते हैं। आपको दोनों पक्षों का वर्क कर देना है। दोनों मतलब एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो आप कई क्वेश्चन समझा सकते हो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर हो रहा है? तो √2 एक पक्ष है, दोनों पक्षों का वर्क कर रहे हैं, तो √2 = P/Q। अब इन दोनों पक्षों का इधर का भी स्क्वायर कर देना है और इधर का भी क्या कर देना है? स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर होता है केवल और केवल 2। किसी भी रूट की वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और इधर आएगा P का भी स्क्वायर और इधर आएगा Q का भी स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसी को मैं इधर Q स्क्वायर इधर भेज दूं, तो Q स्क्वायर = यहाँ बचेगा P स्क्वायर अपॉन में, ये 2 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है? इतनी बात समझ में यहाँ से आ रही है? तो आप कह देंगे, अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर जो है वो 2 से पूरी पूरी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, और पूरी पूरी विभाजित होकर कितनी आ रही है? Q स्क्वायर आ रही है। तो आप कह सकते हैं, अतः यहाँ से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P स्क्वायर 2 का
गुणांक है, गुणांक है तभी तो विभाजित है, कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि P भी 2 का गुणांक होगा, गुणांक होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अब पुनः पुनः क्या करेंगे और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पुनः पुनः जो भी यहाँ वैल्यू दे, यहाँ पर पी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिखो p, और p इक्वल टू कोई वैल्यू मान लो, तो यहाँ √2 लिखा है तो यहाँ आप 2m मान लो। क्या मान लो? 2m। अगर यहाँ पर √3 लिखा होता तो आप यहाँ क्या मानते? 3m। अगर यहाँ पर √5 लिखा होता तो यहाँ आप क्या मानते? √5m। √7 लिखा होता तो यहाँ आप क्या मानते? 7m। तो √2 है तो मैं क्या मान ले रहा हूँ? 2m। अब मुझे क्या करना है, इसी इक्वेशन में इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बोल दें, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है भैया? लिखा है q² इक्वल टू p² अपॉन में 2। ठीक है, p की वैल्यू अभी अभी आपने क्या बताया? 2m। p की वैल्यू क्या माना है? 2m। तो जहाँ p है वहाँ 2m का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो आप बोलेंगे q² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, 2 2s आर 4। तो यहाँ से आएगा वैल्यू q² इज इक्वल टू 2m²। क्लियर हो रहा है? अब यहीं से अगर मैं यहाँ से ये जानना चाहूँ कि m² की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे m² इज इक्वल टू q² इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2 होगा। यहाँ से बात समझ में आ रहा? क्लियर? तो आपने यहाँ देखा कि जो q² है वो 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं अतः, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें, अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है कि q² क्या? q² 2 का गुणांक है, 2 का गुणांक है। क्लियर हो रहा है? और अगर समीकरण दो, यहाँ क्या नाम है? q², यहाँ पर p² गुणांक था और यहाँ पर क्या हो गया है? q² 2 का गुणांक है। अतः तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि q भी 2 का गुणांक होगा, गुणांक होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि p भी 2 का गुणांक है और यहाँ पर देखा आपने q भी 2 का गुणांक है, और आपने माना था कि जो p और q होगा वो सह अभाज्य संख्या है। क्या है? आपने क्या माना था कि जो p तथा q है वो क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि दोनों का गुणांक क्या है? दो q² q का भी गुणांक है और 2 p का भी गुणांक है। यानी कि यहाँ HCF कितना हो रहा है? 2, और आपने कहा था HCF 1 हो रहा है। यानी कि आपका विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका विरोध हो रहा है। तो आप कहेंगे अतः, लिखेंगे यह विरोधाभास, यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की, क्योंकि आपने माना ही था, मानना माने कल्पना करना। अतः हम यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपने परिमेय माना था और आपका हो गया विरोध, यानी आपका विरोध हुआ तो आपका उल्टा हो जाएगा। आपका उल्टा यानी कि परिमेय आपने माना था, उसका उल्टा अपरिमेय होगा।
एक √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, आप बोल देंगे प्रूव्ड। क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप बहुत भरपूर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिनिमम 2 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको जरूर गेन कराएगा। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया हुआ है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन प्रूफ बहुत आसान है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 + 3 अपॉन में 5, तो इसका मतलब 2 का भी डिनोमिनेटर 5 होता है और 3 का भी डिनोमिनेटर क्या होता है, 5। ये रफली आपको अच्छे से आइडिया है। मैं दोनों ही साइड लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये 1 + sec a अपॉन sec a लिखा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन भी sec a होगा। क्लियर हो रहा है। 1 अपॉन भी क्या होगा, sec a होगा, प्लस sec a का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, sec a होगा, यानी कि sec a अपॉन में sec a। कोई डाउट हो रहा है। 1 का भी डिनोमिनेटर sec a और sec a का भी डिनोमिनेटर sec a इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका का कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है। तो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ क्या लिखेंगे आप, 1 - cos स्क्वायर a। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 - cos a। अच्छा, क्या बताओ, अगर आप मैं 1 - cos 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें परिवर्तन होना ही नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं sec a से sec a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ देखें तो 1 अपॉन sec a क्या होता है, cos a होता है। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट लर्निंग फॉर्मूला यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस चैप्टर। ठीक है, और sec a से sec a कैंसिल हुआ, क्या आया यहाँ, 1 आया। इज इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। a² - b² होता है a - b एक ब्रैकेट में, a + b अनदर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये a - b यानी कि 1 - cos a एक ब्रैकेट में और 1 + cos a एक ब्रैकेट में, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 1 - cos a। अब 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो गया, तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ 1 + cos a इज इक्वल टू 1 + cos a। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो बायां पक्ष है वो बराबर है किसके, दायां पक्ष के। क्लियर हो रहा है। और जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो यही तो आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिख देंगे आप प्रूफ्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का गा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, यानी कि थीटा कितना है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, और आर रेडियस त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू दिया है, क्योंकि समकोण बोला है, यानी कि 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, और इस पूरे का मल्टीप्लाई किस में होता है, r² में होता है। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री, इंटू इस r² का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो r² का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो होगा r² यानी कि 21 का स्क्वायर, 21 × 21 माइनस 1/2
साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणे 21। कोई डाउट हो रहा है इसमें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब आप देखेंगे इसमें अपॉन में 360 है, देखिए यहाँ 360 भी नीचे लिखा हुआ, 360 लिख दीजिए, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बार जाना है। कितनी बार जाना है? 4 बार। और यहाँ 7 तियाँ 21, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर आ रहा है 11 तियाँ 33 इंटू में 21 अपॉन में 2, यही आ रहा है। माइनस यहाँ पर 1/2 गुणे साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है, इंटू में 21 इंटू में 21। क्लियर हो रहा है? यहाँ देखिए 21 तियाँ 63 के 3 हासिल आता है 6, 21 तियाँ 63, 63 और 6 कितना होता है? 69। और माइनस में 21 21 संयम 441 अपॉन में कितना है? 2। घटाइएगा तो 3 में से 1 जाएगा, आएगा 2, 9 में से 4 घटाएंगे आएगा 5, 6 में से 4 घटाइएगा आएगा 2, अपॉन में कितना होना है? 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिनमें वर्गांतराल है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50 और इसकी बारंबारता है 3, 8, 9, 10, 3 और 2। तो चलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन मैंने डिट्टो यहाँ पर लिख लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब चलिए लगाते हैं, डायरेक्ट इसको करते हैं। आपके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप जाने कि बहुलक निकालते कहते हैं कैसे हैं, किस फार्मूले से। तो ये सब जानते हैं कि सांख्यिकी का क्वेश्चन है। बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बोलते हैं अपन, अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F0 और इंटू में क्या होता है? हाइट होता है। इंटू में क्या होता है? हाइट। अब एक एक वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू है। जैसे अगर मैं F1 पूछूं क्या होता है, तो F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही F1 है। तो यहाँ किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? आप कहेंगे 10 की बारंबारता सबसे अधिक है, 10 सबसे अधिक है, तो यही हमारा क्या हो गया? F1 हो गया। और इसके जस्ट पहले वाला हमारा होता है F0। क्या होता है? F0। और इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है? F2। क्या होता है? F2। तो आपको F1, F2 और F0 मिल गया। और जब L होता है, L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी कि जो बहुलक वर्ग है, यानी कि जो F1 है, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। और जो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है, निम्नतम यानी कि सबसे छोटी सीमा, वो कौन है? L है। यानी अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि L कौन है, तो L आपका कौन है? 30 है। L कौन है? 30 है। मैं अगर आपसे पूछूं कि L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है 30। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देख रहे हैं, आपको हाइट की ज़रूरत है। तो हाइट बराबर क्या होता है? आपको बड़े वाले में से छोटे वाले वर्ग अंतराल को घटा देना है। बड़े वाले में से छोटे वाले वर्ग अंतराल को घटा देना। 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5, 35 में से 30 गया 5, यानी कि हाइट कितना है? 5। अब यहाँ रखते हैं वैल्यू। L प्लस L कितना है? 30 प्लस F1 कितना भैया? 10 है, माइनस F0 कितना है? 9 है, अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है? 10 है, माइनस F2 कितना है? 3 है, माइनस में F0 कितना है? F0 है 9, ठीक है। और इंटू में क्या होगा? हाइट, और हाइट कितना है? 5। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, बटे 2 दहाई 20, और 20 में से 9 और 3 12 घटेगा, तो 20 में से 12 गया, कितना आया? 8, और गुणे में कितना आएगा? 5। तो यहाँ देखेंगे 30 प्लस 5 एकम 5 बटे में 8। फिर देखेंगे 30 प्लस डिवाइड कीजिएगा तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 50, डेसिमल लग गया 20 हो गया, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40। तो आंसर आएगा 36.25,
625 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको बहुलक निकालना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 30.0625 को ऐड करेंगे तो 30 पॉइंट आएगा 30.625 और 30.625 आपका क्या होना है, राइट आंसर होना है। क्लियर हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दो बिंदु हैं 4, और 8, 5, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड। तो एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले काम, एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, कोई नाम दे दीजिए इसका जो निर्देश, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4, 3 और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 8, 5 और इसका एक मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक आपको निकालना है Px, y मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि ये है आपका 3 और इधर क्या है 1। क्लियर हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ कि M1 कितना है तो M1 है 3, M2 कितना है, M2 है 1। ये आपको x1 y1 मान लेना है इसको, और इसको आपको मान लेना है x2 y2। क्लियर हो रहा है। अब आपको वैल्यू पुट करना है। आप देखिए कैसे क्या करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक Px, y इज इक्वल टू, मध्य बिंदु का निर्देशांक Px, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यही होना है। अब आपको करना क्या है, केवल वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर निकलता जाएगा। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस में M2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 1, 3 + 1 कॉमा M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस में 1। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3 × 24 प्लस 4 × 4 और बटे में 3 और 1 4, 5 × 15 और प्लस इंटू माइनस 3 × 3 और बटे में 4। ठीक है, तो घटाइएगा आप, 24 4 कितना होगा, 28 बटे में 4 और 15 में से 3 गया 12 बटे में 4, तो 4 × 7 = 28। ठीक है, और 4 × 3 = 12, तो क्या आया आपका 7, 4 और यही इस क्वेश्चन का क्या होना है, राइट आंसर होना है। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि y के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, 3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, एक बिंदु है 5, -3, यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक बिंदु है आपका 5, -3 और एक बिंदु है कहाँ लिया हुआ 13, y। दूसरा बिंदु क्या है 13, y। ठीक है, 13, y दिया हुआ। क्लियर हो रहा है। इनके बीच का दूरी निकालना है। मान लो ये दूरी क्या है आपका d1 है या d है, केवल दूरी क्या है आपका केवल और केवल d है। क्लियर हो रहा है। तो आप बताओ ये क्या x1 और ये क्या y1 नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये x2 क्या ये y2 है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर आपको x1 y1 और x2 y2 मिल गया तो डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
और यहाँ आप क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी कि डी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो डी इक्वल टू कितना है 10 मात्रक। ठीक है, तो जहाँ पर डी रखा हुआ वहाँ क्या रख दीजिएगा 10 इज इक्वल टू रूट x1 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 13 है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3 है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू y है और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब बताइए अगर मैं चाहता हूं कि ये रूट हट जाए तो दोनों पक्षों का क्या करूंगा वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहाँ 10 का भी वर्ग हो जाएगा इक्वल टू इस रूट में 13 में से 5 जाएगा -8, -8 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस ही होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 + y बचेगा और 3 + y का स्क्वायर भी होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और इसका भी क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर, क्योंकि इस पक्ष का भी स्क्वायर कर रहे हैं, इस पक्ष का भी क्या करेंगे स्क्वायर करें। 10 का स्क्वायर होगा 100 इक्वल टू इसका जब स्क्वायर होगा तो रूट क्या होता है, जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, करड़ी हट जाती है, तो ये हटी तो -8 का स्क्वायर क्या आना है 64 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2 × 3 = 6y। यही हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है y² प्लस में 6y, 64 और 9 कितना होगा 73 होगा और प्लस 100 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा -100। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, ये 6y है, ये क्या है 6y है, 64 और प्लस 9 73 y² प्लस 6y -100। ठीक है, ये बराबर क्या बचा 0। इसी को उल्टा रख देंगे तो y² प्लस 6y घटाएंगे 100 में से 10 में से 7 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 -27 माइनस में 27। यही हो रहा है और ये बराबर किसके आएगा 0 के। अब ऐसे समीकरण को आपने बहुत सॉल्व किया होगा कि गुणा करें तो कितना हो जाए, अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 27y² और ये सिंबल आपको दिख रहा है तो सिंबल यानी घटाने पर कितना आना चाहिए 6y। कुछ इस कदर आप 6y को तोड़िए, तो मैं इधर तोड़ने चल रहा हूँ, आपको लिखना है y² प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा देना है माइनस में 27 ये बराबर किसके है 0 के। आप कहेंगे सर y² अगर मैं 9y में से 3y घटा दूँ, 9y में से 3y घटा दूंगा तो 9 में से 3 का कितना आया 6y आया। ठीक है, और 9 3 कितना आया 27y आया। तो यहाँ से y प्लस 9y y² प्लस 9y माइनस 3y और माइनस में 27 बराबर में किसके 0 के। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है तो एक ब्रैकेट में y प्लस 9 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है -3 कॉमन दिख रहा है तो एक ब्रैकेट में y प्लस 9 हो जाएगा, बराबर में क्या आना है 0। तो एक ब्रैकेट में y प्लस 9 और एक ब्रैकेट में y -3 ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। अब एक बार आपको y प्लस 9 को 0 के बराबर करना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 और एक बार आपको y -3 को 0 के बराबर करना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू क्या नाम है +3, यही दो ही आंसर आपके पास आएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक माने होता है जो शून्य कर दे, जो क्या कर दे शून्य कर दे, यानी कि ऐसा मान x का ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या कर दे 0 कर दे, जो इस बहुपद को क्या कर दे 0 कर दे। तो ऐसे समीकरण तो आपने बहुत पढ़े होंगे, सॉल्व करना क्या करना पड़ता है इसमें, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट वाले का, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4 × 3 = 12x² आना चाहिए और ये बीच में ये क्या लिखा हुआ माइनस, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए 1x आना चाहिए या केवल x बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है।
अब आपको इसको किसको तोड़ना है, इसी x को ऐसा तोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे 3x² माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है। तो आप कह देंगे अगर मैं 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है भैया 1x आएगा, और अगर मैं 4x में 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12x² आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर इसी को तोड़ दीजिए, 3x² माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो x है, तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस में 4। इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, जब कुछ ना कॉमन दिखे तो क्या दिखता है 1, तो 3x माइनस में 4, जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस में 4 और ये इक्वल किसके होगा 0 के। अब यहाँ से मैं अगर x प्लस 1 बराबर 0 कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। और इसी प्रकार अगर मैं 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर दूँ तो x बराबर -4 उधर जाएगा +4, इंटू का 3 इधर आएगा तो अपॉन में 3, तो x की वैल्यू -1 भी आएगी और x की वैल्यू इक्वल टू 4/3 भी आएगी। इतना बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगली बात को देखते हैं। अगर मैं इसी बहुपद क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवाऊँ, क्या करवाऊँ, तुलना करने पर, तुलना अगर मैं करूं तो आप मुझे बताओ क्या a की जगह पर 3 आएगा क्या b की जगह पर -1 आएगा क्या, और क्या c के प्लेस पर -4 आना है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो a3 b-1 और c -4 आ रहा है। अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और जो x की वैल्यू है इसी को आप क्या मान लेते हैं अल्फा, इसको आप क्या मान लीजिए एक मूल, क्योंकि दो घात समीकरण है तो दो घात समीकरण है तो दो मूल निकला है, एक मूल -1 है और एक मूल क्या है 4/3 है। तो इनमें से किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए और किसी एक को आप क्या मान लीजिए बीटा मान लीजिए। तो मैंने इसको अल्फा बराबर -1 मान लिया, बीटा बराबर क्या मान लिया 4/3 मान लिया। तो जहाँ अल्फा है वहाँ पर रख दीजिए -1 प्लस जहाँ पर बीटा है वहाँ क्या रख दीजिए 4/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 तो -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 तो अपॉन में 3। क्लियर हो रहा है। आपको क्या करना है 3 1 3 -3 और प्लस में 4 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। तो 4 - 3 क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। LHS इज इक्वल टू RHS, और यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो रहा है। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का खा, लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू -0.7 ये लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया। हल करने का मतलब क्या होता है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ क्योंकि आपको डेसिमल देख करके ही थोड़ा सा बुखार चढ़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डेसिमल को ही हटा दिया जाए। तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि डेसिमल हट जाए। तो आप देख रहे हैं एक अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल, एक अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल और एक अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल। तो आप जानते हैं कि डेसिमल को राइट प्लेस में लेके जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितने अंक के बाद डेसिमल हो उतना एक के आगे उतना जीरो लगा करके क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 1.3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 13। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए फर्स्ट। अब यहाँ भी आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से, क्योंकि एक एक अंक के बाद डेसिमल है। तो यहाँ क्या हो जाना है आपका 0.4 में 10 से मल्टीप्लाई 4x माइनस 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू माइनस 0.7 में 10 से मल्टीप्लाई 7। ये इक्वेशन क्या बन गया आपका सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, सेकंड को नीचे ले आइए तो हो जाएगा 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट है। लेकिन आप देखो यहाँ 4x, यहाँ 2x, यहाँ -5 और यहाँ पर +3। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, ये 4 यहाँ 2 है तो प्रयास करो कि दोनों सेम हो जाएं। क्या हो जाए? सेम। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4x प्लस 2 3 जार 6y इक्वल टू 2 इंटू 13 26। ये क्वेश्चन नंबर क्या बना दिया आपने? थर्ड। तो समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड को लेकर के आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण थर्ड तो आपने लिख ही लिया है, समीकरण नंबर सेकंड को उतार लीजिए, यानी कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -7। ये समीकरण नंबर हमने सेकंड उतार लिया। ये समीकरण क्या है आपका? सेकंड है। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए यहाँ प्लस पे, यहाँ भी प्लस पे, यानी कि जोड़ने पर तो होगा नहीं कुछ, तो घटाने पर करिए। क्या करिए? घटाने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। तो घटाने पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जानते हैं सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4x से 4x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ +5 और +6y यानी कि 11y इज इक्वल टू 26 और 7 कितना होता है? 33। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33/11, और 11 तिया क्या होता है? 33। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 3 आएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आई। y की वैल्यू 3 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू 3 समीकरण किस में रख दिया जाए? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को अगर देखा जाए तो समीकरण 1 क्या है आपका? 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या होगा? 3 होगा, इज इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13, 3 3 जार 9, प्लस 9 उधर जाएगा -9। तो x बराबर 13 में से 9 गया 4, इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन में 2, 2 2 जार 4। ठीक है, 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू यहाँ क्या जानी है? 2। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। यही आपका क्या होता है? राइट आंसर होता है। सॉरी, अभी भी यहाँ भी अभी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप नहीं, यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर होता है। क्लियर है? और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको एक वृत्त बना लेना है। बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे आपको क्या बना लेना है? एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ कि एक इस लेकर के आऊँ सुंदर सुंदर बनाऊँ। आपको समझाने से मुझे मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको लेना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। कोई एक बाहर एक बिंदु लीजिए, कोई एक बिंदु मान लो, यहाँ एक बिंदु है P, एक बिंदु यहाँ क्या मान लीजिए? P। और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और ये स्पर्श रेखा कहाँ पर स्पर्श कर रही है? सर्किल को मान लो ये T पर, A पर स्पर्श कर रही है। किस पर स्पर्श कर रही है? A पर। और एक स्पर्श रेखा इधर स्पर्श कर रही है, और ये किस पर स्पर्श कर रही है? B पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, और ये मान लो आपके वृत्त का क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर को इससे मिला दीजिए और इस सेंटर को इससे मिला दीजिए। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात समझ में आई? और यहाँ से बीचों बीच से लेकर के एक इसको पॉइंट P को मिला दीजिए, इसको नाम दे दीजिए O। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, अब आता है आपके पास यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है? देखिए, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि जो PA है ये बराबर है किसके? PB के। यानी कि प्रूव करना है क्या? प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB, यही लाना है हमको। अब चलिए शुरू करते हैं। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल OAP और OBP। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP से। इन दोनों त्रिभुज को देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है?
कि जो ओ ए है ये इक्वल है किसके, ओ बी के। इक्वल हो रहा कि नहीं हो रहा, तो यहाँ लिख देंगे ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल ओ बी। ठीक है, ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के। रीजन क्या लिखेंगे, त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। क्लियर हो रहा है। फिर अगला देखा जाए तो ये एंगल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और ये भी एंगल कितना होता है, 90। तो आप कहेंगे एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये इक्वल होगा एंगल ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी के। और अगर आपको रीजन लिखना होगा तो रीजन लिखेंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपको लिख देना है स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या के बीच का कोण। और आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये उस वाले त्रिभुज में भी है, ऊपर वाले में भी है, और ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है। यानी जो ओपी लाइन दिख रही है ये उस त्रिभुज में भी कॉमन है और नीचे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OP। क्या OP अपने आप के इक्वल नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। यानी और क्यों इक्वल होगा, रीजन यहाँ लिखना होगा। तो रीजन आप लिखेंगे क्यों होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ माने जो होता है जो दोनों में हो, उभय माने दोनों, निष्ठ माने निहित हो। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपने देखा कि मैंने दो साइड और एक एंगल बराबर कर दिया। तो आप कहोगे इसलिए अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया, अगर मैं इस त्रिभुज का कोई 3 पार्ट इस त्रिभुज के किसी 3 पार्ट के इक्वल सिद्ध कर देता हूं, तो आप कहते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। आपने ही बताया। तो आप कहेंगे त्रिभुज ओ ए पी ये सर्वांगसम होंगे किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। और रीजन क्या लिखेंगे, भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण प्रमेय से, भुजा भुजा कोण प्रमेय से। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो यहां कहेंगे अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का, अब जानते जब आपने दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो इस त्रिभुज का कोई भी पार्ट इस त्रिभुज के किसी भी पार्ट के हम इक्वल बोल सकते हैं। तो यानी कि ये पार्ट इस त्रिभुज का AP और इस त्रिभुज का BP हम कह सकते हैं कि जो AP इक्वल होगा वो किसके होगा, BP के होगा। क्यों होगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत अंग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग समान होते हैं, समान होते हैं। क्लियर हो रहा है। और हमको यही तो प्रूफ करना था, यानी आपने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो नीचे लिख देना है इति सिद्धम। ठीक है। और अगर इस प्रकार आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो जाहिर सी बात है आपकी टोटली क्या होना है, सही होना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का घ नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लीजिए कि एंगल ADC इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल BAC। सबसे पहला यही कर लेते हैं काम। आपको एक क्या बना देना है, त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज ABC बना लेना है। एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC, इसको A नाम दीजिए, इसको B नाम दीजिए, इसको C नाम दीजिए। क्लियर हो रहा है। अब आपसे आगे क्या कर रहा है कि उस पर देखते हैं एक बार दोबारा, लिखा हुआ है कि इस पर एक बिंदु D इस प्रकार है, D इसी पर, किस पर, एक बिंदु है D, यहाँ ले लेते हैं D, और एक बिंदु है D इस प्रकार, A को D से मिला दीजिए, A को किससे मिला दीजिए, D से। क्लियर हो रहा है। कह रहा है उस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के। एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल BAC के, इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये गिवन है।
फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। क्लियर हो रहा है? तो क्या करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, आपको करना क्या है, लिखना है कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC से इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल ADC ये इक्वल है किसके, एंगल BAC के, और ये बात आपको दिया है, क्या है ये, दिया है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। फिर आप बताइए, एंगल ADC में भी ये वाला एंगल आ रहा है और त्रिभुज BAC में भी ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये कोण आपका ADC में भी आ रहा है और यही कोण आपका BAC में भी आ रहा है, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखिए, अगर ऐसा आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ADC ये समरूप होगा, क्या होगा, ये समरूप का सिंबल है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज BAC के, त्रिभुज BAC के। क्लियर है? और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको बता दूं कि जो AD अपॉन BA होता है, AD अपॉन BA इसका रेशियो इक्वल होता है किसके, DC अपॉन AC के, DC अपॉन AC के, और ये भी इक्वल होता है किसके, AC अपॉन BC के, AC अपॉन BC के। क्लियर हो रहा है? AC अपॉन BC के। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को ले लूँ, इन दोनों को ले लूँ, तो आपने देखा है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो AC का AC मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल DC का BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, BC इंटू DC हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ्ड हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना था कि CA² बराबर CB इंटू CD, है ना। तो CA को AC बोल दिया, यहाँ CA² बराबर CB इंटू CD। इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का अंगा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसका वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को लिख लिया है, देख लेंगे इस बार। आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। बारंबारता दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपने सबसे पहले लिख लेना है कि जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है x बार, ये क्या होता है, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा I इक्वल टू 1 to n fi। यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, fi दिया हुआ है, xi निकालिए। तो xi निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को ऐड करते हैं। तो 20 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 20 15 35, और 35 बटा 2 करिएगा तो आएगा 17.5, यानी कि 17.5 आएगा। क्लियर हो रहा है? फिर आ रहा है 20 में 25 जोड़ेंगे तो 20 25 45, और 45 बटे 2 कीजिएगा तो कितना आना है, 45 बटे 2 करिएगा तो आएगा कितना, हाँ 22.5 आएगा, 22.5। अब देख रहे हैं अंतर 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का, तो यहाँ भी अंतर 5 5 का करते हैं। 22 में 5 जोड़ोगे 27.5, 27 में 5 जोड़ोगे 32.5, 32 में 5 जोड़ोगे 37.5, 37 में 5 जोड़ोगे 42.5, 42 में 5 जोड़ोगे 47.5 आ रहा है।
क्लियर हो रहा है। तो ये आपने क्या निकाल दिया, xi, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना, दोनों को जोड़ करके बटे 2, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। इतना क्लियर हो रहा है। अब आपको fi इंटू xi निकालना है, यानी कि fi और xi का मल्टीप्लाई करना है। तो 14 पंचे 70 के शून्य हासिल कितना आ रहा है आपका 2 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना होता है 105, कैरी कितना आ रहा है 10, 14 एकन्ने में 14 और 10 कितना होता है 2450, और एक अंक के बाद क्या लग जाएगा यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, 56 का 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ बगल में 56 गुणे 22.5, तो 5 छक 30, 5 पचे 25, 25 और 3 28। ठीक है, 5 छक 30, 5 पचे 25, 3 28, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, फिर यहाँ पर 2 1 1, 0 8 2 10, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 कैरी 6, 1 1 2 और यहाँ 1, तो कितना आया 126, 126 0 0। ठीक है, और यहाँ कितने अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, एक अंक के बाद क्या लग जाना है डेसिमल लग जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगला है 60 इंटू 27.5, तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 165 पॉइंट क्या हो जाना है 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सॉरी, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1650 0, 1650 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 60 था तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 86 गुणे 32.5 करेंगे तो 32.5 यहाँ मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 32.5 गुणा 86 में करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 त्रिक 18, 18 और 1 19, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 24 और 2 कितना होता है 26, 0 5 9 6 7 और 2, तो 27 9 5 0, 27 950, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही 74 का गुणा करेंगे 37.5 में, 37.5 में गुणा किसका करेंगे 74 का, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 2। इसी प्रकार 74 का मल्टीप्लाई 37.5 में करेंगे तो 74 का मल्टीप्लाई 37.5 में करेंगे तो आएगा 2775, कितना आएगा 2775, और पॉइंट में क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे ही 62 का मल्टीप्लाई 42.5 में करेंगे तो आएगा 2635, 2635 पॉइंट में 0, और 48 का मल्टीप्लाई 47.5 में करेंगे तो आएगा 2280 पॉइंट में 0। इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे करते हैं इसके आगे, और इन सब को जोड़िएगा तो समेशन यही होता है, सिग्मा होता है, तो आएगा 12640 पॉइंट में 0। क्लियर हो रहा है। तो एफ सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8 30 के शून्य हासिल आया 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 और 10 40, 400 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एफ आई एक्स आई यानी कि 1264 0 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 400, इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 4 दहाई 40, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 छक 24, तो 316/10 और डिवाइड कीजिएगा आएगा 31.6, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का चा। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बार आप बताइए, अगर हम एक पासे को फेंक देते हैं तो पासे में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 1 से लेकर के 6 तक सारे नंबर्स होते हैं। अब आपसे कह रहा है कि फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। अगर मैं कहूँ कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है, तो मुझे बताइए कुल प्रायिकता कितनी है। कुल प्रायिकता की अगर बात करूँ, कुल प्रायिकता
तो हो सकता है 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कुल प्रायिकता कितनी है, 6 है ना। मैं ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर कुल प्रायिकता की बात करें तो 6 है, और संभावित प्रायिकता कितनी होगी, संभावित प्रायिकता कितनी होगी, तो आप बताओगे, क्योंकि अभाज्य संख्या निकालना है, क्या निकालना है, अभाज्य। तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, आप कहोगे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। तो इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या, 1 2 और 3, यानी संभावित प्रायिकता कितनी हो सकती है, 3। तो अब आपको अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है, तो P अभाज्य संख्या ये निकालनी है। तो आपको संभावित प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, आपने प्रायिकता का सूत्र पढ़ा है, तो संभावित प्रायिकता कितनी है, 3 बटे कुल प्रायिकता कितनी है, 6। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 आपके एक क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट उसी में पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन सी संख्याएं स्थित हैं, 3 4 और 5 स्थित है, 3 4 और 5 स्थित है। तो बी के लिए अगर मैं पूछूं कि संभावित प्रायिकता कितनी होगी, संभावित प्रायिकता कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 2 3, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3 संभावित प्रायिकता होगी। और कुल प्रायिकता तो आपके पास 6 लिखा हुआ है, तो P 2 से 6 के बीच की संख्या बराबर संभावित प्रायिकता यानी कि 3 बटे कुल प्रायिकता यानी 6, 3 एक 3, 3 2 6, यानी 1/2 आपका क्या होगा, इस बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ए का भी आंसर 1/2 और बी का भी आंसर 1/2। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल 289 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने सूत्र लिख लेना है SN, प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, आपसे कह रहा कि प्रथम 8 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योगफल यानी n क्या है, 8 है, n क्या है, 8 है, और ये योगफल कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 64, यानी SN की जगह पर क्या लिख देना है आपको, 64 इज इक्वल टू 8 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल है, 8 पदों का योगफल, यानी n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू में d। क्लियर हो रहा है। तो 2 चौके 8 और ये गुणे का 4 इधर ले आएगी बटे 4, तो 64/4 बराबर 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d, 4 से काटिएगा 4 एकम 4, 4 छक 24, तो आ जाएगा 2a प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान के रख दीजिए, फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। कितने पदों का योगफल, 17, यानी अब n की वैल्यू कितना दे रहा है, 17 दे रहा है। तो यहाँ आपको कितना दिया है, उसका योगफल 289 दिया है। कितना दिया भैया, 289 दिया है, ठीक है। तो लिख दीजिए 289, SN की जगह पे क्या रखेंगे, 289 इक्वल टू n/2 यानी 17/2, ठीक है। n की जगह पर क्या है, 17 पदों का योगफल है, इंटू 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू में d, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंटू का 17 इधर भेजूँ तो 289, ये बटे 2 इधर आएगा गुणे 2, और गुणे 17 इधर आएगा तो बटे 17, ये बराबर 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d। क्लियर हो रहा है। 17 17 289, 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, तो 34 बराबर 2a प्लस 16d, और ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है,
समीकरण 1 दिया हुआ है आपके पास, थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। देखिए समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, 2a प्लस 7d इज इक्वल 16, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या कीजिए माइनस, यहाँ प्लस है क्या कीजिए माइनस, यहाँ प्लस है क्या कीजिए माइनस, क्या करने पर, घटाने पर। 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 7 माइनस 16d, 16 में से 7 जाएगा तो माइनस 9d आएगा, माइनस 9d, और माइनस 34 में से 16 गया तो माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होगी, माइनस 18, और इंटू का माइनस 9 इधर आएगा तो अपॉन में माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूना 18, तो d की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2, यानी सार्वधातुक d वैल्यू कितनी आई, 2। अब d इक्वल टू 2 समीकरण किस में रख दीजिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर। एक समीकरण क्या है, समीकरण है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, तो 2 इंटू ए प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 16, तो 2a इज इक्वल टू 16, ये प्लस 7 2 जार 14, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस 14, तो 2a इज इक्वल टू होगा 2, a की वैल्यू 2 इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पर आपने सार्वधातुक d की वैल्यू कितनी देखी, 2 देखी, और यहाँ पर प्रथम पद a की वैल्यू कितनी देखी, 1 देखी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आशा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती, तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो रहा है, प्रति घंटा है। फिर आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय कितना लगा होगा, दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, दूरी कितना भैया 180 किलोमीटर। तो मैं पूछूं समय कितना लगाया होगा इसने, तो समय कितना लगाया होगा, समय को t1 बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, t1। तो दूरी बटे चाल होता है, यानी कि 180 बटे में समय चाल x है ना, दूरी बटे चाल क्या होता है, ये घंटा आया, ये क्या आया, घंटा आया। क्लियर हो रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना, तो नई चाल क्या होगी, पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो चाल क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नई चाल आई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। तो अगर नई चाल आ गई तो जाहिर सी बात है नया समय भी आएगा, जिसको हम t2 बोलेंगे, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है 180, और बटे चाल कितना है x प्लस 5। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा दूसरा समय हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, आवर, क्या बोलेंगे, आवर। भाई अगर मेरा समय ज़्यादा हो जाएगा, अगर मेरा चाल बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में मेरा समय क्या होगा, कुछ कम लगेगा। और वो कितना कम लग रहा है, आधा घंटा कम लेती है। कितना कम लेती है, आधा घंटा। यानी अगर मैं बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटा दूं तो वो कितना आएगा, आधा घंटा आएगा। इसका मतलब t1 माइनस t2 की जो वैल्यू है वो है आधा, 1/2 आवर। तो t1 कितना है 180 अपॉन में x, माइनस t2 कितना है 180 अपॉन x प्लस 5, और ये इक्वल किसके है, 1/2 के। अगर दोनों में देखा जाए, दोनों में अगर देखा जाए एक चीज़, तो क्या कॉमन दिख रहा है, 180 यहाँ भी, 180 यहाँ भी, 180 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये इक्वल किसके होगा, 1/2 के। ठीक है, अब इस तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि
x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ और x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 5 अनुसार x प्लस 5 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2 और ये गुणे का 180 इधर आएगा तो अपॉन में 180 होगा। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 5 अपॉन में x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 5 में मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 1/260। 180 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 5 शून्य में शून्य, 5 छक 30 के शून्य, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 आया कि नहीं आया, कहेंगे आप बिल्कुल आया। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस 1800 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 1800 और ये बराबर किसके बचेगा, 0 के बचेगा। अब इसको हल करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। तो जहाँ अब यहाँ पर रखा जाए x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है 5 यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, माइनस 4ac तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू सी की वैल्यू है माइनस 1800 और अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1। क्लियर हो रहा है। तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 चौक 72 और 2 जीरो बढ़ जाएगा 7200 और बटे में कितना होगा 2, तो 72 माइनस 5 प्लस माइनस 72 में 25 जोड़ेंगे 7200 में तो 7225 आएगा, 7200 क्या आएगा 25 और अपॉन में क्या आएगा 2। अब जब आप 7225 का वर्गमूल निकालिएगा माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट कितना आएगा, मैंने पहले निकाल दिया है, स्क्वायर रूट कितना आएगा आपके पास आना है 85, कितना आएगा 85, एक बार कहिए 28 64 हाँ 85 आएगा और अपॉन में कितना है 2। तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस वाली, तो माइनस 5 प्लस 85 अपॉन में 2 एक वैल्यू ये लीजिए और माइनस 5 माइनस में 85 अपॉन में 2 एक वैल्यू ये लीजिए। ठीक है, माइनस 5 प्लस 85 तो हो जाएगा प्लस में 80 अपॉन में 2 और यहाँ माइनस 85 और माइनस 5 माइनस 90 बटे में 2। तो ये वाली वैल्यू तो लेने कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा कभी भी चाल जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ये आंसर होगा 2 चौके, तो कौन सी वैल्यू लेंगे 2 चौके 8 2 शून्य में शून्य, तो ये आंसर क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा यहाँ देखिए 40 आएगा। क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी x की वैल्यू आई और यही आपके रेलगाड़ी की क्या आएगी स्पीड आएगी। ठीक है, आंसर शीट में ये क्वेश्चन गलत दे रहा है 27.6 दे रहा है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आएगा और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है गोलाकार कांच है कुछ इस प्रकार से, एक गोलाकार कांच है और उसके ऊपर जो उसकी गर्दन लगी हुई है यानी कि सुराही नुमा जो उसकी गर्दन लगी हुई है उस गर्दन का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। जो ये बेलन लगा हुआ है ये कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर व्यास का है। ठीक है, इनका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ये जो गोले का व्यास है कितना है 8.4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी आपको गोले का आयतन और इस बेलन का आयतन निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयतन निकालना है। आप बताइए अगर यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर क्या नाम है 2r की वैल्यू दिया हुआ है किसके लिए, बेलन के लिए, किसके लिए बेलन के लिए,
बेलन के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 2r इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। 2 से 2 क्या हो जाना है कैंसिल, तो रेडियस कितना आएगा इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका लेंथ बोलें या इसकी हाइट बोलें, हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं इसका आयतन निकाल दूं, छोड़िए आयतन एक साथ निकालते हैं, दूसरा चीज देख लेते हैं क्या, गोले के लिए, किसके लिए, गोले के लिए, गोले के लिए, गोले के लिए क्या देखेंगे, गोला कैसा है, वृत्ताकार है, और इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी कि 2, इसको R2 नाम दे रहे हैं। 2R2 कितना दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी R2 की वैल्यू कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। अब हमको निकालना है दोनों इस पूरे बर्तन का आयतन। तो इस पूरे बर्तन में आपको गोला भी दिख रहा है और आपको बेलन भी दिख रहा है। तो पूरे बर्तन का आयतन, पूरे बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। यहाँ पर आपको गोला भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको बेलन भी दिख रहा है। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर, तो इसका R1 माना गया है, क्या माना गया है R1, तो पाई R1 क्यूब, पाई R1 क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या माना जाता है पाई R स्क्वायर यानी कि R2 स्क्वायर, R2 माना गया गोले के, सॉरी गोले के लिए R2 माना गया, गोले के लिए क्या माना गया है R2, और बेलन के लिए क्या माना गया है R1। देखिए बेलन का जो आयतन निकालेंगे तो बेलन की त्रिज्या लगाएंगे, तो बेलन की त्रिज्या क्या है R1, तो पाई R1 स्क्वायर और h। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो केवल पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4/3 इंटू R2 क्यूब, R2 की वैल्यू कितनी है 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, R2 क्यूब का मतलब R2 इंटू R2 प्लस R1 स्क्वायर, R1 का मतलब कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है भैया 7 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लगा दीजिए 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर यहाँ पर आपको कहीं पाई की वैल्यू नहीं दिया तो पाई की वैल्यू आप अपने मन से मान सकते हैं। मैं ले रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7, क्या ले रहा हूँ 22/7। ठीक है, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 डेसिमल लग जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। क्लियर हो रहा है। तो आएगा 14 चौके 56, 5.6 आएगा, इंटू 42 गुणा 42 करेंगे तो 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 4 6 7 1, 1700 कितना आएगा 64 आएगा। देखिए 42 गुणा 42 करिएगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 2 दूना 4 और 4 चौके 16। ठीक है, अब 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 और 8 16, यहाँ 16 ऐड कर देंगे, 4 6 7 1, 1764 आना है, तो 1764 आएगा। एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद आप क्या लगा दीजिएगा ही डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और प्लस 7 एकम 7, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं आपको। फिर अब आपको 5.6 इंटू 17.64 करना है। अब मल्टीप्लाई किए 17.64 का 5.6 में तो गुणा करने को कितना आएगा 98.784, कितना आएगा 98.784। तो लिखेंगे 22/7, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया 98.784, और प्लस में कितना है 7। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 22/7 गुणे 98 में 7 जोड़िएगा तो 105 आएगा, और दशमलव में 784, यही हो रहा है। फिर देखेंगे, फिर लिखा हुआ है 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 10, 35 हो गया, 7 5 35, डेसिमल लग गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 8, 14 हो गया, 7 दूना 14, तो कितना आया 22 गुणे 15.112, यही आ रहा है। अब आपको 15.112 का मल्टीप्लाई कर देना है किससे 22 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 दूना 30, यही यहाँ भी आना है, डेसिमल को यहाँ छोड़ दीजिए,
4 2 2 0 3 ऐड कर दीजिए 4 6 4 2 3 3, तो आना है 33 24 64 और 3 अंक के बाद लगा दीजिए डेसिमल, तो 332.464 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का। देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, एक शंकु बना दिया है और उस शंकु की त्रिज्या कितनी मैंने ले ली है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने जिसके ऊपर वो बना है वो किसके ऊपर बना है, एक अर्धगोले पर बना है, और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, यही वो कह रहा है। ठीक है, और त्रिज्याएं दोनों की कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। तो बताइए अगर मैं केवल शंकु की ऊंचाई की बात करूं, केवल मैं शंकु की हाइट की बात करूं तो कितना आएगा, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो आएगा केवल 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। अगर मैं इस पूरी हाइट में से नीचे वाली हाइट हटा दूंगा तो केवल मुझे शंकु की हाइट मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है, सही है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ क्वेश्चन में, कह रहा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, और एक बार आर निकल गया तो एक बार आर बचा, यानी एल प्लस 2 आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आशा है, अब आपको देखिए यहाँ पहले यहाँ पर आर की तो वैल्यू दी हुई है लेकिन एल की वैल्यू आपको मिली नहीं है, तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं एल की वैल्यू। एल की वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला ही होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट कितना है भैया, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 3.5, जिसको हम बोल सकते हैं 3.5 का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49 और बटे में 2 दूना 4। क्लियर हो रहा है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, तिरछा गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16 और 14 चौक के 56, 56 और 1 57, 576 और प्लस 49 एकन्ने 49 और अपॉन में कितना होगा 4 एकम 4। क्लियर हो रहा है। ये आया किसकी वैल्यू, एल स्क्वायर की। एल की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर ये स्क्वायर आ जाएगा, रूट बना देगा, ऊपर आएगा 625 और नीचे आएगा बटे में 4, तो 625 का वर्गमूल आएगा 25 और 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, तो 25/2 किसका आया वैल्यू, हमारे एल की वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ पर उठा के रख देते हैं। आपने देखा होगा पाई की वैल्यू अगर इसमें दिया नहीं है तो पाई की वैल्यू अपने मन से आप मान लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू रेडियस कितनी है 3.5, ब्रैकेट में एल कितना है 25/2, और 25/2 का मतलब होता है 12.5, डिवाइड कीजिएगा
तो 12 क्या आएगा 5, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये तो हो रहा है 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5, इतना कोई डाउट नहीं है। 7 पचे 35, 0.5 कट रहा है। और 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 110, और एक अंक के बाद यहीं क्या लग जाएगा डेसिमल गुणे ब्रैकेट में 12.5 और 35 गुना होता है 70, एक अंक के बाद लग जाएगा डेसिमल यानी कि आया 7, तो आएगा 11.0 है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 12.5 में 7 जोड़िएगा तो 19 क्या आएगा 5 आएगा। मल्टीप्लाई करिए 11 पचे 55, 11 नवा 99, 99 और 5 कितना होता है 99, और 105 104 हो जाएगा, और 11 एक 11 और 10 21, तो 214 और डेसिमल लग जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा भैया राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपली तरीके से समझ में आया है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ऊंचाई एवं दूरी का जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो मैं फिगर को आपके सामने बनाता हूँ कि कैसे आप फिगर को क्रिएट करेंगे, ये भी थोड़ा सा आइडिया लीजिए। ठीक है, कह रहा बहुमंजिले भवन है, कोई भवन है बना दीजिए। एक बहुमंजिले का भवन है जिस बहुमंजिले के भवन के एक शिखर से देखने पर, बहुमंजिले भवन के एक शिखर से देखने पर, एक मान लीजिए कि एक ऐसा शिखर है आपके पास, एक घर है ऐसे, और इस घर का जो शिखर है इसकी हाइट मान लेते हैं पूरा, जो भी हो अभी अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये 10 मीटर ऊंचे शिखर का कह रहा, देखिए शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितनी है भैया 10 मीटर, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। और एक होगा कोई शिखर, मान लेते हैं बहुमंजिला है, तो बहुमंजिला है तो इसकी बहुत सी ऊंचाइयाँ होंगी, है ना। तो सबसे ऊंचे शिखर की जो हाइट मान ले रहा हूँ, वो सबसे ऊंचे शिखर की हाइट में मान ले रहा हूँ h सेंटीमीटर, कितना मान ले रहा हूँ h सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उसके शिखर से, यहाँ से इसके शिखर से इसके शीर्ष, किसके शीर्ष बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, इस पूरे शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यानी कि इसका, इस शिखर का अवनमन कोण, इस शिखर का अवनमन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो बताइए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। और इसी शिखर से देखने पर तल के अवनमन कोण, तल माने यहाँ से, इस तल का अवनमन कोण, इस तल का अवनमन कोण, इस तल का अवनमन कोण, ये तल का अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। अब आप बताइए, मान लीजिए कि जो इसकी दूरी है, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है x मीटर है, x सेंटीमीटर है, कितनी है मीटर में लिखा हो तो ये भी x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी x मीटर ही होगी। क्लियर हो रहा। अच्छा, अगर ये पूरी हाइट आपकी h है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 10 मीटर है, जैसा कि आपकी बुक में दिया है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये शिखर का भवन कितना है 10 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपसे पूछूं, ये हाइट, तो आप कह दोगे h पूरी हाइट है, उसमें से ये 10 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, h माइनस क्या आएगा 10 आएगा, h माइनस क्या आएगा 10 आएगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आपको करना क्या है, आपको यही हाइट निकालनी है। अब आपको चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले एक बार लेना है tan 45 डिग्री, क्या लेनी है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार। जब मैं 45 लेता हूँ तो ये पूरा ही तो मेरा लंब आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है लंब है, और ये पूरा आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी है h है, पूरी हाइट कितनी है h, तो लंब यानी h बटे आधार कितना है x। और tan 45 का मान क्या होता है 1, ये बराबर किसके होगा h अपॉन x के, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा h आएगा। तो
एक समीकरण आपका यहाँ आ गया। क्लियर है? देखिए अवनमन कोण यहाँ 30 दिया था तो ये भी 30 होगा, यहाँ अवनमन कोण 45 दिया था तो ये भी कितना है 45 है। ये पूरी ही हाइट h है और इस शिखर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर पूरी h है तो ये इसमें से अगर मैं 10 हटा दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी h माइनस 10 आएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर आगे देखते हैं आगे की क्या बात कर रही है। फिर आगे कह रहा कि अब ये एक बार 45 लिए तो एक बार 30 ले लीजिए। दोबारा लेता हूँ tan 30 डिग्री। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं tan ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लंब और आधार दिख रहा है और लंब और आधार या तो tan में होता है या तो cot में होता है। तो cot में नहीं ले रहा हूँ, मैं tan ले रहा हूँ। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इस बार, इसी के जस्ट सिधाई पे देखेंगे तो ये इस बार लंब क्या है h माइनस 10 है। h माइनस क्या है 10 है, तो लंब है आपका h माइनस 10 अपॉन आधार कितना है भैया x है। आधार कितना है x है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 में 3 होता है, इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू क्या लिया हुआ है h। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए h। अब इधर पक्षांतर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो h आएगा इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई h में हुआ तो √3h आ जाएगा, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 10√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10√3। इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे देखते हैं। अब आपको h को एक तरफ कर देना है, √3 को इस तरफ, तो 10√3 को इस तरफ ले आएंगे। अब माइनस 10√3 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा प्लस 10√3 इक्वल टू √3h। ये प्लस का h इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का h। क्लियर हो रहा है? अब देखा जाए तो 10√3 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, तो √3 माइनस में 1। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, मैं कहूँ हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो हाइट इक्वल टू 10√3 तो पहले ही लिखा हुआ है, 10√3 पहले लिखा हुआ है, इंटू में √3 माइनस 1 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में √3 माइनस 1 होगा। अब आप लोगों ने परिमेयकरण सीखा होगा, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे क्या यहाँ -1 है तो उसी का जस्ट उल्टा +1। √3 + 1 से ऊपर और नीचे क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे 10 √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 10 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो रूट हट गया प्लस, और 10 √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 10√3 आएगा प्लस √3 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखते हैं 10 3s are 30 प्लस 10√3 अपॉन में कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, अब अगर डिवाइड करें तो आप जानते हैं ऐसा कि 30 के अपॉन भी क्या होगा 2 होगा, और प्लस 10√3 का भी डिनोमिनेटर क्या होगा 2 होगा, तो 2 1s are 2 2 5s are 10 और 2 5s are 10। क्लियर हो रहा है? तो हाइट जो आया वो कितना आया, इधर आया 15 और प्लस में इधर आया 5√3, तो 15 प्लस 5√3 मीटर, ये आपके बहुमंजिले भवन की क्या आ गई पूरी ऊंचाई आ गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह से समझाने में सफल रहा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर होता है। तो सबसे पहले एक चिमनी बना दीजिए। चिमनी आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ईंटें पकते हैं उसी को चिमनी बोलते हैं। तो सबसे जो ऊंची वाली चोटी होती है उसी को चिमनी बोला जाता है। और एक पृथ्वी पर आप कहीं खड़े हैं, एक कोई बिंदु है यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं और इस चिमनी को देख रहे हैं, इस चिमनी को क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो जब चिमनी को आप देख रहे हैं तो इस चिमनी का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण माने आप जब आंखों को ऊपर उठा के देखेंगे तभी आपका उन्नयन कोण बनता है। तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है भैया 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है? फिर कह रहा है यदि चिमनी के पाद से, चिमनी का पाद बिंदु यही है ना, चिमनी के पाद से इस बिंदु की दूरी जहाँ से आप देख रहे हैं, ये दूरी कितनी दी हुई है 25 मीटर दी हुई है। ये दूरी कितनी दी हुई है भैया 25। चिमनी के पाद बिंदु से जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ तक की जो दूरी है वो 25 मीटर है। तो आपसे इस चिमनी की हाइट आपसे पूछ रहा है, चिमनी की हाइट आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने बन गया। ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही दिख रहा है कि आपने पढ़ा है कि tan 60 लिखा है, और tan 60 डिग्री बराबर होता क्या है
लंब बटे आधार यानी h/25, h/25। क्लियर हो रहा है? यही होगा। अब बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, इज इक्वल टू h/25, h/25। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू पूछूं तो 25 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? √3 में, तो आप कहोगे 25√3 होगा। यही हो रहा है? फिर 25√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाना है? अच्छा मीटर में था तो यहाँ क्या बोल दीजिए? मीटर। तो 25√3 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल फिगर बनाए आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए साथ साथ में इसको करते हुए चलते हैं। कह रहा है कि भूमि है यहाँ जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की एक ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। हाइट कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर यही एक पतंग उड़ रही होगी, ऐसे मान लीजिए पतंग। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। फिर क्या कह रहा है? पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। आप जानते हैं अगर आप पतंग बांध देंगे तो पतंग कहीं ना कहीं तिरछा उड़ता हुआ जाएगा। तो तिरछा उड़ता हुआ जाएगा, मान लीजिए आपने यहीं कहीं पतंग को बांधा हुआ है, पतंग को आपने यहीं कहीं माना हुआ है, बांधा हुआ है, तो ये पतंग आपका कुछ ऐसे ही रेट करेगा। ठीक है, और ये पतंग को आपने जो बांधा है, तो कह रहा है कि पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है। भूमि से बांध दिया जा रहा है। मान लीजिए ये कितनी दूरी पर बांधा गया है? यहाँ से, जहाँ से आप खड़े, जहाँ से इसकी हाइट मैंने मापी है, मान लो वहाँ से वो कितनी दूरी पर बांधा गया है? x दूरी पर। कितनी दूरी पर बांधा गया है? x दूरी पर हमने पतंग की डोर को बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो भूमि है, भूमि के साथ इस डोरी का जो झुकाव है यानी कि जो कोण है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। क्लियर हो रहा है? कह रहा है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे यही डोरी की लेंथ पूछ रहा है। आपसे डोरी की क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न बन गया। देखिए अब आप मुझे बताइए कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है। मुझे आधार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ना ही ये क्वेश्चन में पूछा, ना ही मुझे इससे कोई मतलब है। तो मुझे एल पूछा है, तो लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब और कर्ण शायद साइन की वैल्यू में आता है। तो आपने जाना है कि साइन कितने डिग्री का? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 60 डिग्री, सॉरी लंब कितना है? 60 अपॉन कर्ण कितना है? एल। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में एल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एल √3 होगा। एल √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एल की वैल्यू पूछा जाए तो 120 अपॉन में ये इंटू का √3 इधर आएगा तो क्या होगा? अपॉन में √3। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखते हैं। अब मैं परमेयकरण कर दूंगा। तो परमेयकरण तो आपको आता है कि नीचे √3 है तो √3 से ही √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 120 √3 ऊपर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा तो 3 आएगा। 3 चौके 12, 3 शून्य में शून्य। तो जो लेंथ आएगा वो आएगा 40√3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि जो डोरी की लंबाई होगी वो 40√3 होगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये टोटल जो सेट होता है, सेट नंबर कौन सा था? सेट नंबर 2 ये कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये पूरा ही सेट समझ में आया होगा। पूरे सेट को पूरा ही सेट मैंने 2 सेक्शन में करवाया हुआ है। खंड आ के लिए अलग सा वीडियो बना है, खंड बा के लिए अलग सा वीडियो बन गया है। इन दोनों वीडियो से आप इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। कल के डेट में हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3 2024 822 HX का। ठीक है, तो आपको पूरा सेट, टोटल सेट मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर मैथमेटिक्स की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अनसॉल्व से बेहतर और कुछ नहीं, प्रैक्टिस भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पेपर की तरफ, नेक्स्ट अनसॉल्व पेपर की तरफ। ओके, चलिए।